Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनके सॉल्यूशन, एनटीएससी और ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज यहां पर आपको परचेज करना है। सब कुछ आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन यहां पर लेकर आया हूं और आज का जो हमारा ये सेशन यहां पर होगा, इसमें हम टेस्ट पेपर एक सॉल्यूशन यहां पर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है क्लास 9th के लिए भी। बाकी यहाँ पर 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी टेस्ट यहाँ पर होते हैं सब्जेक्ट के, वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो आप इन पेपर्स के तहत जो है वो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो टेस्ट पेपर यहाँ पर स्टार्ट किया है, इसमें ज्योग्राफी तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, है ना। ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर, जो ड्रेनेज वाला आपका चैप्टर था और इसके साथ ही साथ जो हमने क्लाइमेट वाला चैप्टर किया था उसका डिस्कशन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया और आई होप आप लोगों ने वो टेस्ट पेपर भी जो है वो यहाँ पर दे दिया होगा। आज का जो हमारा ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, और ये ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर है क्योंकि आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में जो है वो केवल 3 चैप्टर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो 2 ऑलरेडी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं और आज का जो चैप्टर है इसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। करीब 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और पूरा का पूरा होलिस्टिक जो कवरेज है चैप्टर का वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें एमसीक्यूज भी हम करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, फिर मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब चीजें मैं आपको आज यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बाकी हमने वन शॉट रिवीजन इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने जो है उसके डिस्कस किए हुए हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक यहाँ पर अवेलेबल है उसके तहत उन वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये कहना होता है कि सर हमें टेस्ट पेपर कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कम्युनिटी पर ना आपको लिंक जो है वो पेपर की यहाँ पर शेयर कर दी जाती है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और खुद से भी एक बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद इन वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो आप बाद में भी उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला सेगमेंट हमारा यहाँ पर होने वाला है एमसीक्यूज का। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विच स्पीसीज कम्स अंडर द वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन जो होता है इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, याद रखिएगा, वर्जिन वेजिटेशन बोले या नेचुरल वेजिटेशन बोले, वो चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो वर्जिन वेजिटेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मनुष्य का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीजें क्या होती हैं, प्राकृतिक रूप से जो है वो यहाँ पर उगती हैं। तो वर्जिन वेजिटेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, एंडेमिक स्पीसीज, इंडियन स्पीसीज, बोथ ए एंड बी, या फिर एक्सोटिक स्पीसीज। अब मुझे एक बात यहां पर ये पता है कि जो चीजें बाहर से लाकर इंट्रोड्यूस की जाती हैं, है ना, जैसे कई सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बाहर से लेकर आए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो वर्जिन वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में इंडियन स्पीसीज यहां पर हो गई जो भारत में आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि समाप्त नहीं होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में यहां पर ये अवेलेबल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो एंडेमिक भी जो है वो इसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, विच ऑफ दीज आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ रिलीफ। है ना, रिलीफ के जो फैक्टर्स हैं वो यहां पर कौन कौन से नहीं है, है ना। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको रिलीफ फैक्टर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब इसमें अगर आप ये देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो इन सब चीजों के ऊपर क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का जो वेजिटेशन होता है, फ्लोरा फौना आपको जो देखने को मिलता है, वो चीजें डिपेंडेंट होती हैं। जैसे फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का मतलब यहां पर क्या है, फोटो पीरियड का मतलब होता है सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट में जो है ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका सनलाइट। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर दिया है, प्रेसिपिटेशन यहां पर दिया हुआ है,
तो इसमें क्या है कि इन तीनों में से अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो है ये रिलीफ फीचर आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहां पर अगर आप रिलीफ फीचर में देखोगे ना तो इसमें आपको लैंड भी देखने को मिलेगा, है ना, कि वहां पर लैंड कैसा है, वहां पर सॉइल कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन वो ऑप्शन में गिवन नहीं है ना, इसलिए इनमें से ये तीनों चीजें जो होंगी वो आपको रिलीफ फैक्टर यहां पर देखने को मिलेंगे। इन सब चीजों के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर एरिया का जो रिलीफ फीचर यहां पर होता है वो डिपेंडेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेयर कैन वन फाइंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट यहां पर होते हैं जहां पर बहुत बारिश होती है ना, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी, वहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कहां पर है भाई, तमिलनाडु में है कि असम में है कि लक्षद्वीप में है कि ऑल ऑफ दी अबव, है ना। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि लोगों को यहां पर कंफ्यूजन किसमें हो सकती है, तमिलनाडु में, है ना। लेकिन अगर आप लक्षद्वीप में देखोगे तो लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है और आइलैंड यहां पर है, तो यहां पर क्या होता है कि बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप में भी देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी बारिश बहुत होती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। प्लस तमिलनाडु में भी अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पर मानसून होता है उसकी वजह से बहुत बारिश होती है। तो ये तीनों जगह पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ओनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाते हैं, ये आपका नॉर्थ पार्ट हो गया, ये आपका साउथ पार्ट हो गया, ये आपका ईस्ट पार्ट हो गया और ये आपका वेस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो यहाँ पर लोकेशंस होंगी वहां पर किस तरीके का वेजिटेशन जो है वो देखने को मिल रहा है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुजरात, राजस्थान वगैरह वाला एरिया देखने को मिलता है, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि जहां पर बारिश थोड़ा कम होती है। जैसे राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट हो गया, गुजरात का कुछ पार्ट यहाँ पर हो गया, वहां पर मानसून बहुत ज्यादा यहाँ पर बारिश लेकर नहीं आता है, वहां पर बहुत कम बारिश होती है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखोगे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते नहीं है, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर होंगे, डेल्टा वाले एरिया में। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर होंगे, जहां पर बहुत बारिश होगी। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां पर होते हैं, जो हमारा मानसून फॉरेस्ट जिसको हम मानसून रेंज जिसको हम कहते हैं, तो यहां पर क्या होता है, या मानसून फॉरेस्ट भी आप यहां पर कह सकते हैं। तो भारत के बाकी जो एरिया है, सबसे ज्यादा जो आपको हमारे देश में फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे ना, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि भारत में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट होता है वो किस तरीके का होता है, तो उसको हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर बारिश कम हो रही है तो वहां पर थॉर्नी फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, स्क्रब्स वगैरह जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए बी जो है उसके ऊपर जो है वो ग्रीन टिक आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच एल्टीट्यूड कैन वन फाइंड कॉनिफेरस ट्रीज। ठीक है, कॉनिफेरस जो यहाँ पर ट्रीज होते हैं वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो जो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि टेम्परेट जो आपका यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं उसमें अलग अलग हाइट पर अलग अलग तरीके के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कॉनिफेरस हो गया, एल्पाइन हो गया, टुंड्रा वेजिटेशन यहाँ पर हो गया, इस तरीके की चीजें मिलती हैं। तो 1500 से 300 मीटर की जो हाइट है ना, इस हाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको कॉनिफेरस ट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगे। जिनको भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, है ना, तो इसका मतलब है कि बेसिक्स थोड़े से अभी कमजोर हैं। तो बेसिक्स के लिए आप ना हमारा वन शॉट रिवीजन जो है वो देख सकते हैं। बाकी अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल ऑफ विच फॉरेस्ट। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है किसका, बांग्लादेश का। तो ये आपको बताना है कि कौन से फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। अभी बांग्लादेश की बात हो रही तो वहां पर डेल्टा बनता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। When was the Wildlife Protection Act implemented in India? है ना, मतलब अब जो भी वाइल्ड लाइफ हमारे देश में है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पर कानून बनाया गया। वो कानून जो है वो हमारे देश में कब इंप्लीमेंट हुआ, तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था। विच नेशनल पार्क इज द रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायंस। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो जो एशियाटिक लायंस यहाँ पर हैं, ठीक है, भारत देखो एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर टाइगर भी देखने को मिलेगा आपको और शेर भी देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों चीजें, और कोई कंट्री है जहां पर अवेलेबल नहीं है। सो एशियाटिक जो लायंस हैं वो यहाँ पर कौन से नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलते हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है। तो याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर ये चीजें अवेलेबल हैं। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा जो राजाजी नेशनल पार्क है ना,
वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको ना मैप पर लोकेट करने को आएंगी। तो आपको बताना है कि राजाजी नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। बाकी मैंने इसका जो वन शॉट रिवीजन है उसमें मैप बेस्ड भी सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तो आप उसको देख लोगे तो आपका मैप वाला भी टेक्निक जो है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच फॉरेस्ट हैज अ लग्जरिएंट वेजिटेशन विच गिव्स इट्स मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। मतलब वहां पर क्या होता है कि हर हाइट के जो है वो ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, नीचे घास वगैरह देखने को मिलती है, स्क्रब्स वगैरह देखने को मिलते हैं, फिर थोड़ा छोटी हाइट के, फिर बहुत बड़ी हाइट के 60 मीटर की हाइट तक के यहाँ पर जो है वो आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इससे ना आप ये कह सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहली बिल्डिंग हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो ये बेसिकली कैनोपी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन वगैरह भी मिलता है। तो कहाँ पर होगा, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहते हैं, जहां पर इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद बोला जा रहा है यूफोर्बियस आर द मेन प्लांट स्पीसीज ऑफ विच फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो कहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर पानी बहुत कम होगा, ठीक है, जहां पर रेनफॉल बहुत स्कैंटी होती है, उस जगह पर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, जहां पर आपको कटीले जो पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वहां पर आपको यूफोर्बियस जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि पेपर में जब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो आपके कितने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सही हुए, ठीक है। आप एक रिपोर्ट दिया करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताया करो कि सर इस वाले में इतने क्वेश्चन सही हुए और इसका आंसर हमसे बना, इसका नहीं बना। तो थोड़ा सा एक आइडिया मुझे रहेगा, ताकि मैं आगे की जो हमारी क्लासेस हो ना उसमें और अच्छी तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो एक लाइन में भी लिख सकते हो आप और एक वर्ड में भी इसका आंसर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। Which type of natural vegetation has originally come to India from abroad, ठीक है। मतलब कौन से तरीके का जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, जो यहाँ पर क्या है कि बाहर से आया है ना। मतलब इंडिया में ये ओरिजिनली आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इंडिजिनस यहाँ पर जो स्पीसीज होती है वो ये नहीं है, इसको बाहर से भारत देश में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम एक्सोटिक जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन में आपसे एक्सोटिक प्लांट्स की डेफिनेशन भी यहाँ पर पूछी जा सकती है, और इस तरीके से वन वर्ड में भी चीजें यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सब चीजें होती है, लिविंग एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, या लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और जो भी वहां पर इन्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं, इन सबको मिलाकर एक इकोसिस्टम यहाँ पर बनता है। तो जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जिसमें आपको डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिले, मतलब एक अलग तरीके का वेजिटेशन, एक अलग तरह की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो देखने को मिले, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बायोम। याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, और इस फॉर्मेट में भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है ना। क्योंकि अगर पूछेंगे कि बायोम क्या होता है तो इस वाले का आंसर ये लिख देना आप, है ना। और अगर आपसे ये पूछेंगे तो मैंने आंसर बता ही दिया है आपको, है ना। सो राइट आंसर क्या हो गया, बायोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट पोजीशन इन एशिया डस इंडिया होल्ड इन प्लांट डाइवर्सिटी, है ना। मतलब जो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्लांट की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, इसमें एशिया में भारत की क्या पोजीशन है। तो भारत में अलग अलग तरीके की प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं, और एशिया में अगर हम देखेंगे तो भारत की जो पोजीशन है, ये भारत चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, 4th प्लेस पर जो है वो भारत की पोजीशन आपको एशिया में देखने को मिलती है। सो राइट आंसर इज 4th प्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल जो वेजिटेशन यहाँ पर है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर बतानी है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन ही मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको बोलते हैं टू द प्लांट्स विच हैव ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि मनुष्य ने कोई मदद नहीं करी है। ये सब चीजें क्या है कि ये सब चीजें खुद ही यहाँ पर आपको उगती हुई दिखाई दी हैं, एंड हैव बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसको यहाँ पर क्या किया गया कि मनुष्य के द्वारा बहुत टाइम से जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया गया, अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे जो वेजिटेशन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, है ना। तो फ्लोरा और फौना में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर क्या कहलाता है। तो फ्लोरा रिफर्स टू द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो जो प्लांट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के, उनको हम फ्लोरा यहाँ पर कहते हैं, और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पर फौना कहते हैं। तो फ्लोरा का मतलब क्या हुआ, फ्लोरा का मतलब प्लांट्स हो गया,
और फौना का मतलब क्या हो गया कि जो एनिमल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उनकी स्पीसीज जो प्रेजेंट होती है उनको हम फौना यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा फौना जो है वो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए यहां पर एक अलग टर्म है जो यहां पर यूज किया जाता है। विच ऑक्यूपेशन कैन बी कैरिड ऑन इन द ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स। ठीक है, तो जो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, है ना, या जो वुडलैंड्स होते हैं जहां पर लकड़ियां आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो ऐसी पर्टिकुलर जगह पर किस तरीके का ऑक्यूपेशन यहां पर किया जाता है, तो कैटल ग्रेजिंग। ठीक है, जो यहां पर पशुपालन वगैरह वाली एक्टिविटीज होती है ना, उससे रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ग्रासलैंड जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा और वहां पर कैटल ग्रेजिंग होती है। अच्छा, मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि सर आपने प्रेरीज का नाम बोला है, प्रेरीज यहां पर क्या है? देखो, अलग अलग तरीके के ना ग्रासलैंड्स होते हैं, उनको अलग अलग तरीके का नाम दिया जाता है। जैसे प्रेरीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में, है ना, मतलब यूएसए, कनाडा और आपका जो मैक्सिको है, इन पर्टिकुलर रीजन्स में जो आपको देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स, उनको हम प्रेरीज यहां पर कहते हैं। अच्छा, प्रेरीज जो है ना, उनको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो गेहूं का उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो कैटल ग्रेजिंग जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये इनका मेन ऑक्यूपेशन इस पर्टिकुलर रीजन वाले लोगों का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डू ट्री गो फास्टर इन समर? है ना, समर में जो ट्रीज की यहां पर ग्रोथ होती है वो ज्यादा क्यों होती है ना? जैसे बच्चों के साथ भी यही होता है ना कि स्कूल में रहते हैं, गर्मी की छुट्टियां लगती हैं, फिर क्या होता है कि स्कूल आते हैं वापस, जब दोबारा स्कूल रीओपन होते हैं तो सब बोलते हैं अरे तुम्हारी हाइट तो कितनी बढ़ गई है ना। तो आप लोगों की हाइट भी जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि समर में जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल सच मत मान लेना कि सर हमारी तो हाइट जो है वो ठंडी में ज़्यादा बढ़ती है, गर्मी में कम बढ़ती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पौधों के केस में यहाँ पर क्या है कि पौधों के केस में दूसरी चीज़ यहाँ पर होगी। इसका रीज़न यहाँ पर क्या है कि समर में यहाँ पर ग्रोथ क्यों फास्टर हो रही है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमें एक चीज़ ये पता है कि जो समर का टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड पर जो सनलाइट होगी वो यहाँ पर क्या होगी, वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो जब सनलाइट यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर होती है तो आप ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है वो आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगी, है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि जब सनलाइट यहाँ पर होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, तो खाने पीने के लिए पौधों को अच्छा अच्छा यहाँ पर डिश मिलेगा। और इसी वजह से क्या होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ जो सनलाइट यहाँ पर होता है, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि समर में जो ट्रीज की ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंपल सा रीजन आपको यहाँ पर लिखना है। इसका रीजन आप ये लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में भी अगर आप देखोगे तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, चलिए, Why are the southern slope of the Himalayas covered with thicker vegetation as compared to the northern slope? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो भाई, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये प्यारा सा हिमालय यहाँ पर बनाया आपके सामने। ठीक है, ये आपका हिमालय है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हिमालय का ये वाला जो पार्ट यहाँ पर होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये नॉर्दर्न पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो पार्ट है, ये आपका सदर्न वाला पार्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर जो है वो हिमाद्री के बारे में बात हो रहा है और नीचे जो है वो शिवालिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हिमालय की अलग अलग रेंज है, तो ऊपर वाली जो रेंज होती है नॉर्दर्न साइड, उसको हिमाद्री बोलते हैं, मिडिल जो रेंज है उसको हिमाचल बोलते हैं, और जो नीचे है उसको शिवालिक यहाँ पर कहा जाता है। अभी एक बात बताओ कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर हाइट अगर हम देखेंगे तो हाइट कहां पर ज्यादा होगी? नॉर्दर्न स्लोप में जो है वो हाइट ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जो नॉर्दर्न वाला स्लोप यहां पर होता है, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको बर्फ जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, और यहां पर भी बर्फ होगा, लेकिन एज कंपेयर टू ऊपर यहां पर क्या होगा, यहां पर कम बर्फ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये रीजन यहां पर समझ में आ रहा है आपको। दूसरी बात, अगर हम देखें एक ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है, जैसे ये पार्ट हो गया, ये क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। यहां पर अगर कोई चीज है और यहां पर अगर कोई चीज है ना, तो ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ये कहां पर होगा, ये हायर लैटिट्यूड पर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हायर लैटिट्यूड पर है। इसका मतलब जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो यहां पर क्या होता है कि आपको हायर लैटिट्यूड पर यहां पर देखने को मिलेगा। जब चीजें हायर लैटिट्यूड पर लोकेटेड होती हैं तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो सनरेज होती हैं वो ऑब्लिक पड़ती हैं, है ना, मतलब डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं, वो थोड़ा सा तिरछी, क्योंकि हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो ऐसा दिखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ जो रहती है उस पर डायरेक्टली यहाँ पर सनरेज फॉल नहीं करती हैं। अभी सनरेज डायरेक्टली फॉल नहीं करेंगी तो वहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर वगैरह जो है वो ज्यादा होगा नहीं, है ना, मतलब टेम्परेचर जो है वो ज्यादा नहीं होगा। इसकी वजह से क्या है कि वहां पर रेनफॉल वगैरह नहीं होती है। और यही रीजन है कि जो हायर लैटिट्यूड वाला नॉर्दर्न वाला पार्ट होता है हिमालय का, वहां पर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण यहाँ पर ये होता है क्योंकि अगर आपको वेजिटेशन चाहिए ना तो टेम्परेचर ज्यादा होना आवश्यक है। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा। लेकिन एज कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट में क्या होता है कि उसका लोअर लैटिट्यूड है, तो यहाँ पर सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं थोड़ा बहुत, और जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह होता है तो आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज गेट डायरेक्ट सनलाइट
while the northern slope receives indirect rays और oblique rays, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि थिकर वेजिटेशन जो है वो आपको सदर्न हिमालय में देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हिमालय में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, नेम द टू विंड्स विच कॉज रेनफॉल इन द मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, दो विंड्स कौन सी है जिसकी वजह से भारत और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, अच्छा जब भी मैं यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट बताता हूँ तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, ये सब कंट्रीज भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो बारिश यहाँ पर होती है वो किसकी वजह से होती है? दो होती है। ठीक है, एक होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून इन समर, तो याद रखिएगा जो मेजर रेनफॉल होती है हमारे देश में, ठीक है, जो आपको मेजर रेनफॉल देखने को मिलेगी वो किसकी वजह से होती है? वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, विंटर में जैसे अगर आप बात करेंगे तो विंटर में जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर मानसून होता है उसकी वजह से जो तमिलनाडु वगैरह वाला एरिया होता है, ठीक है, वहां पर बहुत रेनफॉल होती है, प्लस जो आपका दूसरा रीजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे कोरोमंडल वाला जो कोस्ट है, ठीक है, वहां पर बारिश होती है। तो इन दोनों जो विंड्स होती हैं इनकी वजह से हमारे देश में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, आसपास के इलाके में जो है वो मेजर यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसमें ये जरूर लिखना समर और विंटर वाला। ठीक है, वाई डू वी द विंडवर्ड और वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैव डेंसर वेजिटेशन देन द ईस्टर्न और लीवर्ड स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर मान लो कि इस तरीके से हम एक पार्ट यहाँ पर बनाते हैं भारत का। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पर क्या है कि ये वेस्टर्न घाट है ना। अब वेस्टर्न घाट में भी अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर इस तरीके से ये पहाड़ियाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पहाड़ियाँ बना दी क्योंकि वेस्टर्न घाट में पहाड़ियाँ तो है ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो है ये आपको अरेबियन सी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अरेबियन सी हो गया। अब अरेबियन सी के बाद अगर आप इधर देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो आपकी ये विंड्स वगैरह होती हैं ये मॉइस्चर को कैरी करके ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगी। ठीक है, जब ये आगे बढ़ेंगी तो पहाड़ियों से टकराएंगी, पहाड़ियों से टकराने के बाद क्या होगा कि विंड जो है वो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो ऐसी जो पोजीशन होती है ना, ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी पोजीशन को हम यहाँ पर कहते हैं विंडवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इधर वाला जो पोजीशन आपको देखने को मिलेगा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लीवर्ड पोजीशन जो है वो कहते हैं, जहां पर मॉइस्चर वाली विंड यहाँ पर पहुंच नहीं पाती है। अब जब विंडवर्ड वाली पोजीशन यहां से टकराई वापस आई तो इनमें मॉइस्चर है, तो बारिश किधर होगी? वेस्टर्न वाले पार्ट में बारिश होगी, ईस्टर्न वाले पार्ट में बारिश नहीं होगी। बस यही क्वेश्चन है कि व्हाई डू द विंडवर्ड और वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट हैव ए डेंसर वेजिटेशन, मतलब जो वेस्टर्न स्लोप यहाँ पर है वहां पर डेंस वेजिटेशन है एज कंपेयर टू ईस्टर्न और लीवर्ड स्लोप, है ना। तो सिंपल बात है, रेनफॉल इज हैवियर ऑन द विंडवर्ड और वेस्टर्न स्लोप देन द ईस्टर्न और लीवर्ड स्लोप, और जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर आपको अलग तरीके का वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक रीजन था जो आपको 2 लाइन में यहाँ पर लिखना था और आपको 1 नंबर पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमने एमसीक्यूज का पूरा डिस्कशन कंप्लीट किया और जो 1 नंबर वाले वेरी शॉर्ट आंसर थे वो उनका डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट होता है, छोटा डाउट है ना, इत्तू सा डाउट भी अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट जो है वो यहाँ पर पढ़ता हूँ। जो भी यहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको बहुत डाउट है तो उसको मैं अगली क्लास में या कमेंट सेक्शन में जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 2 नंबर का। ठीक है, तो 2 नंबर वाली भी चीजें मैंने कवर करी हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर कर सकें। हाउ डू द ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ अ रीजन। ठीक है, इकोलॉजी मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो इकोसिस्टम होता है ना, उसको कैसे यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो आम इंसान यहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जो भी वेजिटेशन यहाँ पर होता है ना, और जो भी वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में केवल जो जंगली जानवर होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड यहाँ पर एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गई, है ना, पिग वगैरह, ये सब चीजें भी होती है जिनको यहाँ पर क्या करते हैं, मनुष्य यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है तो सर मतलब शेर को कैसे यूटिलाइज करेंगे, है ना, शेर आपको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, आप शेर को यूटिलाइज नहीं करोगे। सो ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बाकी कई बार आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा तो वहां पर क्या होते हैं कि टेम्ड जो यहाँ पर शेर होते हैं, टाइगर वगैरह होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे ऐसा अलाउ नहीं है, बहुत परमिशन लेनी पड़ेगी तब ये चीजें यहाँ पर अलाउ होती है। ठीक है, सो वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ होता है उसको यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों से मिलने वाले अलग अलग तरीके की चीजें, है ना, जैसे अगर आप रबर वगैरह के बारे में बात कर सकते हो, ये सब कहाँ मिलता है आपको, ये सब पेड़ों में ही मिलता है, तो उसका हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार ना हमारी जो ग्रीड है वो बहुत ज्यादा होती है। देखिए क्या है कि महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा है कि मनुष्य की नीड को पूरा करने के लिए हमारी प्रकृति के पास बहुत कुछ है,
लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति जो है उसके पास जो चीजें हैं वो भी कम पड़ जाएंगी। तो क्या होता है कि लालच जो है वो बहुत बुरी बला होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपकी नीड यहाँ पर फुलफिल हो रही है तो वहीं पर जो है अपने एस्पिरेशंस को कंट्रोल करना है ना, क्योंकि आप जैसे कई सारे लोग हैं जिनको अपनी चीजें यहाँ पर कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो क्या होता है कि मनुष्य अपने बेनिफिट्स के लिए ना ट्रीज वगैरह को जो है वो कट करता है, एनिमल्स वगैरह को इंजॉयमेंट के लिए जो है वो यहाँ पर हंटिंग वगैरह करते हुए आपको दिखाई देंगे, है ना। फिर क्या होता है कि इलीगल ट्रेड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से क्या होता है कि कई सारी वाइल्ड लाइफ वगैरह जो है वो यहाँ पर इंडेंजर्ड आपको देखने को मिलेंगी। इंडेंजर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाएंगी, वो यहाँ पर आपको एक्सटिंक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर क्या है कि समाप्त होती हुई आपको देखने को मिलती हैं, वो एक्सटिंक्ट यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये सब कैसे हुआ है, क्योंकि हम पर्यावरण का, नेचर का जो है वो गलत तरीके से यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो वेरियस पर्पसेस के लिए हम अपने उसका प्रयोग करते हैं, ड्यू टू विच इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब, ठीक है। अगर आप चीजों को नॉर्मल तरीके से करेंगे यूज, है ना, जितनी आपकी आवश्यकता है उनको फुलफिल करोगे, एक पेड़ काटोगे 2 पेड़ लगा दोगे तो चीजें क्या रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। अभी क्या है कि आप 100 पेड़ काट रहे हो, एक पेड़ भी नहीं लगा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जो बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए प्रकृति के बीच में और हमारे बीच में, वो चीजें यहाँ पर डगमगा जाएगी और उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑलरेडी वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, है ना। पहले गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता था, अब 45-50 तक यहाँ पर पहुंचने लग गया है। तो ये सब इसी चीजों की वजह है जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे सी लेवल है ना, सी लेवल यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है ना। अभी लेटेस्ट में अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में एक दिन हेडिंग आई थी, उसमें ये लिखा था कि जो 125 सालों में, है ना, हिमालय में जितनी बर्फ यहाँ पर जमी थी, है ना, उतनी बर्फ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कुछ सालों में ही पिघल गई। तो मतलब चीज़ों को बनने में समय लगता है, लेकिन चीज़ों को अगर हम बिगाड़ने लग जाएंगे ना तो फिर इसमें क्या होगा कि उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी सी लेवल यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है स्पीड में। अब बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल इंक्रीज होगा, तो रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी कहती हैं कि मुंबई वगैरह 2050-2060 तक जो है वो डूब जाएंगी। क्यों, क्योंकि समुद्र के पास लोकेटेड है, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो वो चीज़ें जो है वो समाप्त होंगी। और इसी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे मालदीव्स वगैरह के बारे में बात करिए, श्रीलंका के बारे में बात करिए, है ना, अफ्रीकन कई सारे आइलैंड कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, वो सब तो समुद्र के बीच में ही है, तो वो लोग भी समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, अभी इसी के कारण ना एक और टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे रिफ्यूजी क्या होते हैं। रिफ्यूजी मतलब होते हैं जो लोग यहाँ पर वॉर वगैरह की वजह से उनका घर वगैरह सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक नई टर्म जो है वो आपको न्यूज में देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजी। क्लाइमेट रिफ्यूजी मतलब क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से, मौसम परिवर्तन की वजह से उन्हें अपना घर बार यहाँ पर छोड़कर दूसरी जगह पर यहाँ पर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को हम क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐड कर दोगे तो भाई पढ़ने वाला भी बोलेगा कि वाह क्या बात है, क्या आंसर लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी आवश्यक है, ठीक है। चलिए, Name 2 regions, one in the northern of the Tropic of Cancer and one in the south of the Tropic of Cancer where tropical evergreen forests are found। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 चीजें पूछ ली हैं कि आपको एक तो ये बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, है ना, जैसे अगर आप बात करेंगे तो ये वाला रीजन हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर आपको जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। भारत से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है कि एक नॉर्थ वाले पार्ट में भारत को डिवाइड कर देता है और एक साउथ वाले पार्ट में डिवाइड कर देगा। नॉर्थ पार्ट में जो है वो यहाँ पर क्या मिलेगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, और नीचे की तरफ साउथ, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, जैसे यहाँ पर बना देते हैं हम इक्वेटर के पास है ना, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। तो अब इसके नॉर्थ में जो यहाँ पर रीजन है, ठीक है, नॉर्थ वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट मेंशन कर दो, ठीक है। जैसे आसाम में आपको क्या मिलता है, आसाम में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, या अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। साउथ में अगर हम बात करेंगे तो साउथ में अगर आप देखोगे तो आपको तमिलनाडु वाला रीजन यहाँ पर हो गया, है ना, तमिलनाडु वाला रीजन भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर ये जो विंडवर्ड स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट है ना, मतलब जो वेस्टर्न यहाँ पर आपको स्लोप देखने को मिलेगा वहां पर हो जाएगा, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आसाम में भी आपको इस तरीके के जो यहाँ पर चीजें होती हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो दिया हुआ है कि फॉर व्हाट पर्पस डिड द पीपल इन फॉरेस्ट यूज बेम्बू, ठीक है। तो बेम्बू जो है उसकी बात हो रही है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेम्बू जो है वो क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, या फिर एक ग्रास है, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि बेम्बू जो है वो एक प्लांट है या ग्रास है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो अब यहाँ पर क्या है कि बेम्बू के क्या प्रयोग हैं, है ना। तो आपने देखा होगा बेम्बू के अलग अलग तरीके से प्रयोग हैं, ठीक है। जैसे
कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। कॉमर्शियल पर्पस का मतलब ये हुआ कि बेचने वगैरह के लिए, है ना, मतलब चीजों का अलग अलग तरीके से प्रयोग करना, है ना। अब उसको खाने के लिए तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको बेचने के लिए या दूसरी जो चीजें होती हैं, है ना, जो कि उद्योग वगैरह में यहाँ पर काम आती है, उस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे घर वगैरह बनाने में, जैसे गांव वगैरह में अगर आप देखोगे तो जो घर वगैरह होते हैं उसमें बैम्बू का प्रयोग किया जाता है। एंड फॉर कैरिंग द वाटर फ्रॉम द हायर रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल टू द लोअर एरियाज। तो कई बार क्या करते हैं कि उससे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना लिए जाते हैं और उनकी मदद से यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे कोई भी रीजन यहाँ पर हो सकता है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी कम होता है तो वहाँ पर कैरी करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं कि बैम्बू वगैरह का जो है वो यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ट्रैकिंग वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो कई बार बैम्बू से जो है वो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स वगैरह बने होते हैं, डेकोरेशन वगैरह में भी यहाँ पर काम आता है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, भारत का जो बैम्बू डेडिकेटेड यहाँ पर एक पार्क है ना, मतलब जैसे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की, सो जो बैम्बू का डेडिकेटेड एक पार्क है कि भाई यहाँ पर बैम्बू जो है उनको यहाँ पर कंजर्व किया जाएगा, है ना, उनके लिए एक पार्क बनाया गया और वो पार्क जो है वो प्यारे भोपाल में लोकेटेड है, ठीक है। जैसे प्यारा भारत वैसे प्यारा भोपाल। सो भोपाल में ना बैम्बू डेडिकेटेड भारत का पहला पार्क है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं, व्हाट आर द सब डिविजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के भी यहाँ पर क्या है कि अलग अलग टाइप्स हैं। कैसे करेंगे, दो तरीके से, एक हो गया आपका ड्राई डेसिडुअस और एक हो गया आपका वेट डेसिडुअस। जहां पर रेनफॉल थोड़ा सा ज्यादा होगी उसको हम वेट डेसिडुअस बोलेंगे, जहां पर आपको रेनफॉल थोड़ा कम देखने को मिलेगी उसको हम ड्राई डेसिडुअस कहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैंने पेपर में दिया था कि ड्राई डेसिडुअस और वेट डेसिडुअस में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। बाकी अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप आसानी से बस यही लिख दो कि ड्राई डेसिडुअस जो है वो 70 से 100 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है वहां पर आपको ड्राई डेसिडुअस देखने को मिलेंगे, और जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर यहां पर रेनफॉल होती है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कई लोगों का डाउट यहां पर ये होता है कि सर 70 से 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, है ना। देखो ये एनुअल रेनफॉल होती है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर कितनी हो रही है उसको हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट से जो है वो यहाँ पर मेजर करते हैं, ठीक है। बेसिकली लेवल, है ना, कि लेवल यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है उसके बेसिस पे यहाँ पर ये चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। चलिए, नेम एनी 3 कॉमन एनिमल्स ईच ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट एंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। मतलब 2 चीजें पूछी जा रही हैं कि आपको ना यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आपको ये बताना है कि 3 कॉमन एनिमल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं जो कि आपको थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया में है, ठीक है। ये आपको आंसर है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए थॉर्न फॉरेस्ट में कौन से जानवर होंगे, अलग तरीके के जानवर होंगे, है ना, जहां पर क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उस तरीके के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे थॉर्न फॉरेस्ट में आपको वाइल्ड एस देखने को मिलता है ना, कैमल हो गया, है ना, उसके बाद हॉर्स वगैरह, ये सब कहां पर मिलेंगे, ये थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कोस्टल एरियाज में होते हैं जहां पर डेल्टा वगैरह बनता है ना। तो जैसे अगर आप देखोगे टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर भी आप इसको लिख सकते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, घड़ियाल वगैरह, ये सब चीजें जो है वो आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप 3 नाम आपको लिखने हैं, तो तीनों नाम आप यहां पर लिख दीजिए, थॉर्न फॉरेस्ट का भी और मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी, ठीक है। चलिए, हाउ डज द वेजिटेशन चेंज विद द चेंज इन द सॉइल, है ना, अगर सॉइल यहां पर बदलेगी तो उससे वेजिटेशन में किस तरीके से परिवर्तन यहां पर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनरल्स, देयरफॉर इट इज सूटेड टू दोज प्लांट विच कैन ग्रो वेल अंडर दोज कंडीशंस, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पर ये होती है कि जैसे अगर आप बात करेंगे तो भारत में भी अलग अलग तरीके की सॉइल है ना, जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगा, रेड सॉइल देखने को मिलेगा, फिर एक मिक्स सॉइल भी आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि हर सॉइल की ना अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप लोग भी इसको आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि जैसे ब्लैक सॉइल है ना। सो ब्लैक सॉइल आपको डेक्कन प्लेटू पर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र गुजरात वगैरह वाला जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन ब्लैक सॉइल जो है दैट इज मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। अगर आपको कॉटन का कल्टीवेशन यहाँ पर करना है तो क्या करोगे, आप ब्लैक सॉइल का प्रयोग करोगे। अभी कॉटन जो है वो एलुवियल सॉइल में लेकर जाओगे तो वहां पर काम नहीं बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूंगा मार्शी सॉइल के बारे में, ठीक है, जो मार्शी सॉइल वगैरह होती हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह में आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि दैट सॉइल इज सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन, ठीक है।
जो जूट वाला कल्टीवेशन होता है उसके लिए यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जो आपको यहाँ पर सॉइल देखने को मिलेगी, थोड़ा पथरीली सॉइल देखने को मिलती है, तो वो जो सॉइल होती है ना वो सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल में जो एलुवियल सॉइल जो है जो आपको प्लेन्स में देखने को मिलेगी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, पटना वगैरह में, बिहार वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है कि गेहूं वगैरह की खेती, चावल वगैरह की खेती, दालें वगैरह जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो क्या इसका प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हर सॉइल की अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स जो हैं वो आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर सॉइल के हिसाब से वहाँ का वेजिटेशन जो है वो डिफर करेगा, है ना। अगर इस तरीके का सॉइल है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, तो इस तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर सॉइल चेंज होता है वैसे वैसे जो है वेजिटेशन भी आपको चेंज होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग सॉइल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे सैंडी सॉइल है, मार्शी सॉइल है और हिल सॉइल। ठीक है, ये तीन तरीके की सॉइल आपको दी गई हैं और आपसे ये पूछा गया है कि किस तरीके का वेजिटेशन इन सभी सॉइल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करेंगे सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है कि कैक्टस और जो थॉर्नी बुशेस वगैरह होती हैं, कटीले जो बुशेस वगैरह होती हैं, वहां पर आपको सैंडी सॉइल में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद मार्शी और जो डेल्टिक सॉइल यहाँ पर होते हैं वहां पर आपको मैंग्रोव टाइप का जो वेजिटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना वो वैसा वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। हिल सॉइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉनिकल ट्रीज या कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह होते हैं, क्योंकि हिल सॉइल है तो वहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा, है ना, तो वहां पर क्या होते हैं कि कॉनिफेरस ट्रीज या कॉनिकल ट्रीज वगैरह जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे देवदार वगैरह होता है तो वो पेड़ जो है वो आपको हिली सॉइल्स पे देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें क्या है कि इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया, अब मार्शी सॉइल में जो है वो मैंग्रोव्स के साथ आप जूट कल्टीवेशन भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा जूट कल्टीवेशन जो है वो मार्शी सॉइल के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर सुटेबल है। ठीक है, मतलब मार्शी सॉइल में ही जूट कल्टीवेशन होगा और इसी वजह से आसाम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वगैरह में जूट कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, नेम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यहाँ पर बताने। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करने के पीछे रीजन ये है कि उस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, वहां पर जो वाइल्ड लाइफ वगैरह रह रहे हैं उनको यहाँ पर कंजर्व किया जाए, तो ये इसका पर्पस होता है। सो भारत में अगर आप देखोगे तो काफी सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट आंसर है 2 है तो 4 लिख दो आप, काफी है। तो अब इसमें ना लोकेशन भी आपको लिखनी है। जैसे पहला अगर आप देखोगे तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको वेस्ट बंगाल में दिखना है। ठीक है, याद रखिएगा लोकेशन लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, फिर नंदा देवी जो है ये उत्तरांचल में है, या उत्तरांचल लिख लो या उत्तराखंड लिख लो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोगों को जो है ना वो उत्तराखंड यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उत्तराखंड क्यों लिखना है, क्योंकि आप उत्तरांचल नहीं बोलते उसको, उत्तराखंड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और नीलगिरीस। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो है ना ये आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी जो है वो पूछा जा सकता है कि देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत का जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है, उसका नाम बताओ, तो वो कौन सा है, वो है नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी में याद रखिएगा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा ये कौन कौन से स्टेट में है, तो याद रखिएगा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, तो 4 नाम हमने लिख दिए, 2 नंबर जो है वो टीचर आपको मुस्कुराते हुए यहाँ पर दे देंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why are migratory birds from the northern part of Asia mostly found in winter in the wetlands of India? है ना, अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है एशिया का, है ना, वहां से जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, ठीक है, माइग्रेशन हो रहा है तो इसको इसी वजह से यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो वेटलैंड्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, वेटलैंड्स बेसिकली मार्शी या स्वैम्पी लैंड्स होते हैं। ठीक है, जहां पर क्या है कि कार्बन को स्टोर करके रखा होता है, और यहाँ पर क्या है कि वेटलैंड्स के कन्वेंशन प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। रामसर कन्वेंशन क्या है भाई, रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था, ईरान में एक जगह है जिसको बोलते हैं रामसर, तो वहां पर साइन किया गया था, इसलिए इसको हम यहाँ पर रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। उसमें ये बात बोली गई थी कि दुनिया में अलग अलग तरीके की जो वेटलैंड्स हैं उनको हमें क्या करना है कि उन्हें जो है वो यहाँ पर कंजर्व करना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कार्बन जो है वो स्टोर करके रखा है, अभी उनको कंजर्व नहीं करेंगे, वहां मिट्टी डाल देंगे, घर बना लेंगे, है ना, इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश कर देंगे, तो वो काम हो नहीं पाएगा। और फिर क्या होगा कि जब आप साफ सफाई वगैरह करोगे ना तो वो कार्बन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी, है ना, और इसी वजह से वेटलैंड का कंजर्वेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर आप देखोगे तो विंटर की बात हो रही है, ठीक है, अब हमें एक चीज ये पता है कि भाई भारत में क्या है कि माइल्ड विंटर आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कौन है,
यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलता है। हिमालय क्या करता है कि जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर विंड्स है, ठंडी विंड्स, ठीक है, उनको रोकता है, तो जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। लेकिन एशिया के अगर नॉर्दर्न पार्ट वगैरह में अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, और उसी ठंडी से बचने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि भारत में वो चिड़ियाएं जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर रीजन है। सो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया आर मोस्टली फाउंड इन विंटर इन द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया बिकॉज द वेटलैंड्स प्रोवाइड एडुकेट फूड एंड वाटर फॉर द बर्ड्स बिसाइड हैविंग एन इक्वेबल क्लाइमेट। इक्वेबल क्लाइमेट में वही जो मैंने आपको बात बताई है ना, कि यहाँ पर एक्सट्रीम जो है वो ठंडी नहीं पड़ती है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बना रहता है। जैसे सांबर लेक हो गया, चिलिका लेक वगैरह हो गए, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी बर्ड्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये केवल 2 ही लोकेशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी लोकेशन आपको प्यारे भारत में देखने को मिलेंगी जहां पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन द रीजन्स वेयर द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी, है ना। तो आप सभी को पता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर होंगे, जहां पर डेल्टा बनेगा, ठीक है। जहां पर क्या बनेगा, जहां पर डेल्टा बनेगा वहां पर क्या होंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट बनेंगे। जहां पर एस्चुरी बनेगा, ठीक है, एस्चुरी यहां पर क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। एस्चुरी बनेगा, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई रिवर है जो यहां से ओरिजिनेट होती है और यहां से ऐसे ऐसे घूमते 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 अब क्या हुआ कि इनकी स्पीड इतनी कम हो गई है कि ये ऐसे ब्रांचेस यहाँ पर बना लेती हैं, और अपने साथ जो भी यहाँ पर ये पार्टिकल्स वगैरह लेकर आ रही है, मिट्टी, सिल्ट वगैरह, ये सब चीज़ें, तो उनको यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि समुद्र में मिलेंगी। लेकिन कुछ रिवर अगर मान लीजिए कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं टुवर्ड्स अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी में की तरफ अगर ये जाएंगी ना, तो डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या करती हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से जो है वो ड्रेन कर जाएंगी, है ना, ये डेल्टा नहीं बनाती। तो ये ऐसी रिवर क्या बनाती है, एस्चुरी। एस्चुरी मतलब ये सीधे गए और सीधे जो है वो समुद्र में मिल गए। अभी डेल्टा में क्या हो रहा है कि डेल्टा में गए, फिर उसके बाद यहाँ से निकल रही है ना, अलग अलग यहाँ पर जो है वो चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर ये डेल्टा नहीं बनता है। सो नो दे आर नॉट, as mangrove forests are found in the delta regions of the east coast, not on the estuaries of the नर्मदा एंड तापी। और इसी वजह से क्या है कि नर्मदा तापी पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये हो गए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड किए थे। अब अगला सेगमेंट हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन वाला, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तो दोनों चीजें हमको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू क्लाइमेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया, है ना। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं वो वेजिटेशन कवर को किस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी एक्सटेंट होगा वेजिटेशन का, वो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना, ह्यूमिडिटी यहाँ पर हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन और सॉइल। तो मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो वेजिटेशन को डिसाइड करती हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का वेजिटेशन कैसे होने वाला है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सॉइल वगैरह। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंजेस इट फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, जो वेजिटेशन है वो चेंज होता जाएगा, है ना। तो जैसे अगर आप देखोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर वेजिटेशन कवर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा, है ना, जैसे जैसे अभी मान लीजिए इक्वेटर पे हैं, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किधर, पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रॉपिकल है, जो इक्वेटर के पास यहाँ पर फॉरेस्ट मिलेगा वो ट्रॉपिकल होगा, उसके ऊपर जाओगे सब ट्रॉपिकल मिलेगा, फिर टेम्परेट मिलेगा, फिर अल्पाइन वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन, इस तरीके की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। Variation in duration of sunlight at different places is due to the difference in the latitude, altitude, season and duration of the day. Due to the longer duration of sunlight, trees grow faster in the summer. ठीक है, तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पर सनलाइट ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर फॉल करेंगी, वहां पर क्या है कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, उनकी ग्रोथ आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रीजन है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वेजिटेशन के ऊपर जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जहां पर क्या है कि जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेगा, है ना। जहां पर कम रेनफॉल होता है वहां पर आपको ये कह सकते हैं कि वहां पर इतना ज्यादा डेंस वेजिटेशन होता नहीं है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, है ना, यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो वहां पर क्या है कि रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है और इसी वजह से वेजिटेशन का भी लेवल जो है वो उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, है ना। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल
रिसोर्स एंड प्ले अ मेजर रोल इन द इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इससे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर अच्छा है। अब जैसे कहीं पर भी अगर घूमने जाते हैं तो हम कहीं पर भी अगर ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर कितने पेड़ लगे हुए हैं, कितना यहाँ पर ठंडा माहौल लग रहा है, तो खुशी होती है ना, हमको अच्छा लगता है कि यार क्या बढ़िया ग्रीनरी टाइप का यहाँ पर सीन आपको देखने को मिल रहा है। तो बस वही बात है, तो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो बदलेगा, लोकल क्लाइमेट को जो है वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, लोकल क्लाइमेट को कैसे मॉडिफाई करेगा कि जैसे गर्मी वाला सीजन है तो उस एरिया में जाओगे तो आपको थोड़ा ठंडी लगेगी, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे वहाँ पर हैं। सॉइल इरोजन है ना, उसकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं, तो सॉइल इरोड नहीं होगी, है ना। उसके बाद जो स्ट्रीम फ्लो होता है, कैसे होगा स्ट्रीम फ्लो? क्योंकि सॉइल वगैरह को पकड़ कर रखा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर सॉइल भी यहाँ पर इरोड होगी तो स्ट्रीम का जो फ्लो है वो इधर उधर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट के ऊपर, है ना, वो यहाँ पर उनको सपोर्ट देता है। ठीक है, लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज, जो ट्राइबल लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं उनको यहाँ पर लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, है ना, मतलब हमने क्या कर दिया है कि हमने अपने शहरों को इतना खराब कर दिया है कि हम लोग क्या करते हैं कि पिकनिक मनाने जो है वो जंगलों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा, शांति देखने को मिलेगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉसेज रेनफॉल, है ना, रेनफॉल वगैरह करवाने में भी जो है वो पेड़ पौधों का यहाँ पर बहुत योगदान होता है। ठीक है, उसके बाद उनकी जो पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं, है ना, जो भी पदार्थ यहाँ पर नीचे ज़मीन पर आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होते हैं और उसकी वजह से ह्यूमस वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉइल को। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो जानवर वगैरह होते हैं वो भी आपको जंगलों में रहते हुए दिखाई देते हैं। तो काफ़ी सारे यूज़ हैं, है ना। तो 5 नंबर में आया तो 5 पॉइंट के फॉर्मेट में लिख दो आप। अगर इसको भी पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो इसे भी पॉइंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे वो आपके ऊपर चॉइस है, नंबर आपको दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A great variety of flora is found in India. Give 3 geographical factor responsible for this diversification of flora. मतलब हमारे देश में जो यहाँ पर वेजिटेशन है वो बहुत उसकी डाइवर्सिटी है। इसके फैक्टर यहाँ पर क्या क्या हैं? तो देखो लैंड, सॉइल और टेम्परेचर। ठीक है, 3 चीजें आपने बता दी, लैंड, सॉइल और टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड अनडुलेटिंग लैंड फॉर फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है जैसे प्लेन वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर प्लेन है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लैंड होता है उसको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा हिली रीजन वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर जो लैंड होता है वो फॉरेस्ट के लिए यहाँ पर यूज़ होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब उसके बाद सॉइल के बारे में बात की, अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि जैसे जैसे अलग अलग तरीके की सॉइल होगी उस अलग अलग तरीके का वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर टेम्परेचर है, वेजिटेशन डिफर्स फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, है ना, और इसकी वजह से वेजिटेशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप अल्पाइन वेजिटेशन वगैरह, टुंड्रा वेजिटेशन वगैरह में देखोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 3 पॉइंट जो है वो मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में जो फ्लोरा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ना टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, हाउ आर दे आर फॉर्म्ड, ठीक है, क्यों फॉर्म, कैसे फॉर्म होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री जो है गंगा डेल्टा का वो यहाँ पर क्या है। तो 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन के आंसर आप जो है वो इस तरीके से दे दीजिए ताकि तीनों नंबर आपको मिल जाए। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज मेनली इन द डेल्टा ऑफ द रिवर। ठीक है, जहां पर रिवर्स डेल्टा बनाती हैं वहां पर आपको कोस्टल एरियाज में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज द टाइडल फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं इनको टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं, एज दे आर फॉर्म्ड बाय द टाइड्स विच ब्रिंग इन द मड एंड सिल्ट एंड एक्युमुलेट इट ऑन द कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टाइड्स होती हैं, टाइड्स मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, जो अर्थ के ऊपर सन और मून लगाते हैं, मून का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? क्योंकि मून की डिस्टेंस यहाँ पर क्या है कि कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ग्रेविटेशनल में अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्या है कि देखिए सिंपल सी बात है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होंगी, देखो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अब 2 भी कोई ऑब्जेक्ट होंगे, इनके बीच में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो चीज़ होती है ये क्या होता है कि दोनों के मास के बराबर होता है, दोनों को मास जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस कहाँ से करेंगे, इनका जो सेंटर होता है ना वहाँ से मेजर करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ये है।
तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये आर स्क्वायर होगा, है ना, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर जब हम इसको यहाँ पर हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये कैसा फॉर्मूला बनता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसा आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जब ग्रेविटेशन का चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टेंस कम होगी, ध्यान से देखना, अब इस वाली चीज को देखो आप। ठीक है, जब डिस्टेंस यहाँ पर कम होगी तो क्या होगा कि फोर्स जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा। तो सन क्या है कि सन दूर है, मून यहाँ पर क्या है कि मून पास है, मून पास है तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम, डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी वजह से क्या होता है कि जो टाइड्स वगैरह होती है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो मून का यहाँ पर रोल होता है वो ज्यादा होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पर टाइड्स आएंगी तो क्या होगा कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। हाई टाइड वाटर लेवल बढ़ गया, लो टाइड वाटर लेवल कम हो गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री जो होता है गंगा डेल्टा का, वो सुंदरी ट्री है, जिसकी वजह से हम सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा आपको देखने को मिलेगा वो सुंदरबन डेल्टा आपको देखने को मिलता है। और उसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है, क्योंकि वहां पर एक सुंदरी नाम का ट्री जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि हार्ड और ड्यूरेबल है और फर्नीचर वगैरह में, कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेम एनी 3 मेडिसिनल प्लांट ऑफ इंडिया मेंशन फॉर व्हाट दे आर यूज्ड। ठीक है, 3 आपको मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको बताना और उनका क्या प्रयोग है। वैसे तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में पढ़ाई हुई है, लेकिन 3 बताना है। तो जामुन होता है, इसका जूस जो है उसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, मतलब अगर आपने कुछ खा लिया है तो उसके डाइजेशन वगैरह में यहाँ पर जामुन का जो जूस है या जामुन, ठीक है, उसको भी अगर आप खाओगे तो डाइजेशन जो है वो आपका बढ़िया होगा। द पाउडर ऑफ द सीड इज यूज फॉर क्यूरिंग डायबिटीज। ठीक है, और जामुन का जो यहाँ पर पाउडर जो उसका बीज होता है ना, ठीक है, और उसको जब आप पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उससे डायबिटीज वगैरह को भी हम यहाँ पर क्योर कर सकते हैं। फिर अर्जुन है, फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज अ क्योर फॉर अ, ठीक है, ईयर एक एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि कान वगैरह में दर्द होता है अगर आपका, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसके लिए हम अर्जुन का प्रयोग करते हैं। तुलसी प्लांट जो है वो क्योर कफ एंड कोल्ड। ठीक है, कभी भी अगर आपको कभी खांसी जुकाम यहाँ पर हो जाता है तो घर में हमारे जो चाय बनती है उसमें तुलसी की पत्तियां जो है वो डाल दी जाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे यहाँ पर आपको सर्दी जुकाम में जो है वो यहाँ पर फायदा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 आपको यहाँ पर यूज लिखने हैं। राइट द 3 मेजर टू कंजर्व इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कंजर्व करने के 3 मेजर आपको बताने हैं। ठीक है, तो सिंपल है कि भाई ट्रीज जो हैं उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यहाँ पर कट मत करो, जितनी जरूरत है, बहुत आवश्यक है तब करो। आप लोगों से भी यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है भविष्य में या आज से ही, अभी से ही, है ना, ये चीज करेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं ना उनको यहाँ पर क्या करेंगे, प्लांट जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रीज से ही जीवन है। अगर ट्रीज यहाँ पर नहीं होंगे तो फिर किस तरीके से यहाँ पर काम चलेगा, है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चेकिंग रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना, जो पॉपुलेशन वगैरह है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ओवर क्राउडिंग विल रिजल्ट इन इम्बैलेंस एंड द पॉपुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहने के लिए जगह होंगी, उनकी डिमांड यहाँ पर होगी, तो फिर क्या करोगे आप, जंगलों में भागोगे कि पेड़ को कट करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे, तो ये चीज गलत हो जाएगी। चेकिंग द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज एंड व्हीकल्स। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि पीयूसी, है ना, आप सभी लोगों को पीयूसी के बारे में पता होगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, गाड़ी में ये सर्टिफिकेट जो है वो लेना जरूरी है, ताकि यहाँ पर जो गलत तरीके की जो आपके स्मोक वगैरह होते हैं वो पर्यावरण को दूषित ना करें। वेस्ट फ्रॉम फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड सिटीज शुड बी साइंटिफिकली ट्रीटेड। ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी है, जैसे घर में भी कचरा आता है तो गीला कचरा सूखा कचरा को सेपरेट करना है ना, ताकि इससे क्या है कि हम उसको सेग्रीगेट सही तरीके से यहाँ पर कर पाएं, सो दैट वी कैन सेव आवर इकोसिस्टम एंड प्रिजर्व इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पर ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने इकोसिस्टम को जो है वो आप यहाँ पर कंजर्व कर सकते हो। तो ये 3 मैंने मेथड आपको यहाँ पर बताई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। डिस्क्राइब द मेजर वेजिटेशन जोन ऑफ हिमालयन रीजन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अल्पाइन, टुंड्रा वगैरह जो चीजें हैं उसको एक क्वेश्चन में यहाँ पर कवर कराऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो वेजिटेशन जोन है किसका, हिमालयन रीजन का, वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इन माउंटेनियस जो भी यहाँ पर एरिया है, जैसे हिमालयास की बात हो रही है, द डिक्रीज इन द टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन द लेटीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज यहाँ पर ये है, ठीक है, कि जैसे जैसे क्या होगा, हिमालय में आप जाओगे, ठीक है, तो आपको एक चीज ये पता है कि जैसे जैसे यहाँ पर हाइट बढ़ेगी, हाइट का मतलब ही एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर क्या होगा, वो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे जैसे हाइट यहाँ पर बढ़ रही है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि नेचुरल जो वेजिटेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना, उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर लोकेटेड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 से
2000 मीटर, मतलब शुरुआत की जो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की हाइट पे आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको वेट टेम्परेट टाइप जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर जैसे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज जैसे चिर, चिल, एश, ओक, है ना, चेस्टनट्स वगैरह ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि वेट टेम्परेट टाइप जो होता है वो कहां पर मिलता है, वो 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर अबोव सी लेवल कॉनिफेरस फॉरेस्ट सच एज पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, ठीक है, स्प्रूस एंड सिडार जो वगैरह होते हैं ये ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था कि 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, 1000 से 2000 तक जो है ये आपको वेट टेम्परेट वाला मिलेगा, 1500 से 3000 में आपको कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जाओगे 3600 मीटर के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां पर क्या होता है, जैसे आप यहां पर देखोगे 3600 मीटर, ठीक है, ये मैंने आपको जो है ये वैल्यू वगैरह ये वन शॉट रिवीजन में भी बताई हुई है, यहां पर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। सो हायर एल्टीट्यूड अल्पाइन वेजिटेशन जो है वो मिलेगा आपको, जिन्यूपर, पाइन वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और पोल्स के पास है ना, सो नियर पोल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉस, लिचेंस वगैरह जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ पर क्या होता है कि जो जिसको हम यहाँ पर काई वगैरह हिंदी में कहते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको वेजिटेशन जो है वो पोल्स के पास देखने को नहीं मिलता। तो ये मैंने आपको पूरा हिमालय वाला जो पूरा वेजिटेशन जोन है वो यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करा दिया। ठीक है, 5 नंबर में भी ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। राइट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर लिया, अभी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर कौन कौन से मेजर्स यहाँ पर लिए वो आपको बताना है। ठीक है, सो द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया कि जो पीरियोडिक सेंसस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने बात करी। जैसे आपने देखा होगा टाइगर वगैरह के सेंसस यहाँ पर किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर आपसे बोले कोई कि टॉप 3 स्टेट बताइए जहां पर आपको टाइगर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है, लेटेस्ट जो सेंसस हुआ है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर कर्नाटका और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। तो पीरियोडिक सेंसस वगैरह होते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितना चीजें जो है वो वेरी करी हैं, पहले से ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, इन सब चीजों के बेसिस पे होता है। फिर उसके बाद टाइगर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है आप ये कह सकते हैं कि हमने टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद राइनोज इन आसाम एंड एलिफेंट्स इन द पेरियार। पेरियार कहाँ पर है, पेरियार जो है एक टाइगर रिजर्व है जो कि आपको केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है, पेरियार एक नदी भी है। शबरीमाला टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, तो शबरीमाला टेम्पल जो है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। आर बीइंग कंजर्व। ठीक है, तो राइनोस वगैरह, वन हॉर्न जो राइनोसेरोज हैं, ठीक है, जो कि आसाम में काजीरंगा वगैरह में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको भी यहाँ पर कंजर्व किया गया। फिर उसके बाद बॉटनिकल गार्डन वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर सेटअप किए गए हैं, जो जू वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर सेटअप किया गया है। फिर उसके बाद जो हंटिंग वगैरह वाली जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनको यहाँ पर रोका गया है, उन पे जो है वो चीज़ें रोक लगाई गई हैं। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के जो मेजर्स हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं, और इस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते होती है। तो केवल 3 ही पॉइंट हैं, लेकिन काफ़ी सारे मैंने और भी आपको चीज़ें बताई। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना, तो वो भी आप बता सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना डू वी हैव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर कहते हैं या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके की जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं, सबका चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट हैं यहाँ पर आपको एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना वगैरह देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ना, इसमें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस यहाँ पर बोल दिया है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है इसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मॉनसून फॉरेस्ट आएगा तब हम यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा गलती से मेरे मुंह से निकल गई है ना, तो उसको मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि कई तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ्लोरा में अगर हम बात करेंगे तो एबोनी, महोगनी, है ना, रोजवुड, रबर, सिंकोना वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम यहाँ पर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो एलिफेंट, मंकी, लेमर, डीर वगैरह ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं।
वन हॉर्न राइनोसेरोस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनकी एक सींग होती है राइनोस की। बिसाइड दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियन एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स, ठीक है, केवल बड़े बड़े जानवर नहीं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो चीजें भी यहाँ पर आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, आप ना अपने जो बड़े भैया दीदी लोग हैं उनसे भी यहाँ पर आप पूछिएगा तो आपको ना एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए दो तरीके के, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब आप लोग भी ना इसका आंसर यहाँ पर देना, यू विल गेट टू नो, है ना, बहुत शानदार चीज आज, ठीक है, मतलब आज आपको लगेगा कि हमारा जीवन जो है वो क्या हो गया कि एकदम सफल हो गया, ठीक है, मतलब यही चीज जानने के लिए जो है वो आपका जन्म हुआ था, समझ रहे हो आप, तो ऐसी शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दो तरीके की चीजें बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि हॉट फॉरेस्ट, ठीक है, या आप ये मान लीजिए कि कोई हॉट एरिया है, ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि कोल्ड एरिया है ना, जहाँ पर रेनफॉल वगैरह बहुत कम होती है, ठीक है, दो तरीके के हैं। तो हॉट एरिया में एक फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक हॉट एरिया में फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, और एक जो है वो यहाँ पर कोल्ड एरिया में जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, अभी ये कोल्ड एरिया का फॉरेस्ट मतलब ये नहीं कि पोल्स वाला, ठीक है, नॉर्मल जो कोल्ड एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं हॉट एरिया वाले, है ना, या ट्रॉपिकल जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, यहां पर ह्यूमस जो है वो कहां पर ज्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ह्यूमस जो है वो कहां पर ज्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये यूपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन में पूछा था। अभी सब लोगों को ये लगता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होंगे वहां पर पेड़ ही पेड़ हैं, है ना, वहां पर क्या होगा कि वहां पर जो है वो पत्तियां ही गिरती रहेंगी, है ना, और जो बाकी चीजें होते हैं, जो खराब मटेरियल होते हैं जो पेड़ से गिर जाते हैं, तो उससे ह्यूमस यहाँ पर ज्यादा होगा। लॉजिक बिल्कुल सही है ना, इसमें आपको यही लगेगा, आप में से कई सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है वो आपको ह्यूमस ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर ना इतनी बारिश वगैरह होने की वजह से ना जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया या जो दूसरे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनका जन्म भी जो है वो बड़े स्केल पर होता है ना। और बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये ह्यूमस को खा जाते हैं, है ना, इनको भी तो अपना जीवन जीना है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि ये ह्यूमस को खा जाते हैं, और ह्यूमस को खा जाते हैं इसलिए क्या होता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह में जो ह्यूमस होता है उसकी मात्रा आपको कम देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर कोल्ड एरिया वाले फॉरेस्ट में देखेंगे तो वहां पर ह्यूमस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर ठंडी होती है तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ह्यूमस जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें जो है वो यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है, और मजा आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर आर एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरोस मेनली फाउंड एंड वाई, ठीक है। तो हाथी और जो वन हॉर्न राइनोसेरोस हैं वो कहाँ पर मिलते हैं ये आपको बताना है। सो एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स, दे आर फाउंड इन द हॉटवेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटक एंड केरला, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट के नाम याद रखने, आसाम, ठीक है, कर्नाटक और केरला जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। दे प्रिफर फॉरेस्टेड हिली एरियाज प्रोवाइडिंग प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर फॉर देम थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, इसलिए हिली एरियाज में वो रहते हुए आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद वन हॉर्न जो राइनोसेरोस हैं ये आपको स्वैम्पी और मार्शी लैंड में देखने को मिलेंगे, आसाम में और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो लोकेशन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो लोकेशन के बारे में ध्यान रखना। आसाम में अगर आप देखोगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसेरोस को ही प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और इसके ऊपर ना हमने एक करंट अफेयर का सेशन भी आपके साथ डिस्कस किया है, तो वो चीज भी अगर आप देख लोगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क और उससे रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला सेट हम करेंगे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप का 5 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, अब हम वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के बारे में बात करेंगे। तो आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, है ना, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। हैवी रेनफॉल जहां पर होगा वहां पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ड्राई सीजन बहुत कम होता है ना, या नाम मात्र का होता है। फिर उसके बाद इसमें जो ट्री की हाइट वगैरह होती है ये 60 मीटर से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। और ये क्या है कि एवरग्रीन नाम है, इसलिए पूरे साल भर आपको ग्रीन देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये लोग अपनी पत्तियां जो हैं वो यहाँ पर नहीं गिराते हैं। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा लग्जीरियंट वेजिटेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, है ना, ट्रीज, स्क्रब्स, क्रीपर वगैरह सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
फिर कोई डेफिनेट टाइम यहाँ पर नहीं है कि कभी अपनी पत्तियां यहाँ पर गिराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना वगैरह ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। एलिफेंट, मंकी, लेमूर और डीर वगैरह यहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5 बोले थे आपसे, है ना। हमने यहाँ पर कितने डिस्कस कर लिए, टोटल 8 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो जो भी चीज़ें आपको याद आएंगी वो चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं या स्क्रब्स हैं, ठीक है, उनके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर आपको लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको केवल कटीले पेड़ देखने को मिलेंगे जिसमें कांटे होते हैं, जैसे बबूल वगैरह का पेड़, ये सब देखने को मिलता है। और ये चीज़ जो है ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखने को मिलेगा, जिसमें गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद कौन कौन से अलग अलग तरीके के प्लांट स्पीसीज वगैरह होती हैं, जैसे ये अभी हमने डिस्कस किया था ना, यूफोर्बिया, है ना, कैक्टाई वगैरह, ये सब चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं, ये सब चीज़ें आपको थॉर्नी फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। तो इनकी लोकेशन याद रखना और रेनफॉल वगैरह कितनी होती है ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रीज जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, पास पास नहीं लगे होते हैं, दूर दूर लगे होते हैं, है ना। एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। पानी, जो ज़मीन के अंदर पानी है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो इनकी रूट्स क्या हैं कि थोड़ा पेनिट्रेट करती हैं, है ना, मतलब बहुत ज़मीन के अंदर जाएंगी ताकि पानी वगैरह इनको यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि पानी की इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। इनकी जो लीव्स होती हैं मोस्टली थिक होती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, थिक इसलिए होती है, इनके ऊपर एक वैक्सी लेयर भी आपको देखने को मिलेगा, वैक्स जैसा एक लेयर होता है, ताकि जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसका इवेपोरेशन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि दीज फॉरेस्ट गिव वे टू द थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, एरिड स्क्रब एंड एरिड एरियाज, ठीक है। इन एरिड एरियाज जहाँ पर बारिश वगैरह कम होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे अगर आप देखोगे तो रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, ठीक है, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, ठीक है, और हॉर्सेस, एरिड कैमल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एनिमल्स वगैरह उस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से मेन आपको लिखना है, ठीक है। ज़्यादा आपको सारे के नाम नहीं लिखने, 4-5 भी लिख दोगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन देखना है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, कोस्ट पर, जहाँ पर आपको टाइड्स वगैरह देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आधा जो है ना वो क्या होता है कि पानी के अंदर इनकी रूट्स होती हैं और आधा पानी के बाहर होती हैं, ठीक है। गंगा, महानदी, कावेरी, यहाँ पर इस तरीके के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। और सुंदरी ट्री यहाँ पर मिलता है ना, और इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिर अलग अलग तरीके की ट्रीज वगैरह हैं, पाम, कोकोनट, केवड़ा, आगर, है ना, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल वगैरह, ये सब मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इन सब चीज़ों का छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो रिवीजन किया हुआ है ना। बस हमें क्या करना है कि उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में चीज़ें लिखनी है। 5-5 पॉइंट जो है वो सभी तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में लिखना है। वाई डज इंडिया हैव अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। भारत में इतने ज़्यादा यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना है, वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है, वो यहाँ पर क्यों देखने को मिलता है, ये पूछा जा रहा है। सो इंडिया हैज़ ए लार्ज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। भारत का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद रिलीफ फीचर भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेटू, वैली, है ना, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी एरियाज़ में जो फ्लोरा और फौना का वेरिएशन होता है वो अलग अलग होगा, सभी जगह पर चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर एनुअल रेंज ऑफ जो टेम्परेचर वगैरह होता है, रेनफॉल वगैरह होता है, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम। और इसी वजह से क्या होता है कि जो वेजिटेशन है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम इक्वेबल टू हॉट एंड वेट, हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई, ईच क्लाइमेटिक रीजन हैज़ इट्स ओन वेजिटेशन, ठीक है। हमारे यहाँ पर समुद्र के पास भी कई सारी लोकेशंस हैं, कहीं गर्मी भी वाला एरिया है, कहीं ठंडी वाला एरिया भी है। तो क्या होता है कि क्लाइमेट के ऊपर हमने ऑलरेडी समझा हुआ है ना, कि चीज़ें क्या होती हैं कि क्लाइमेट उस पर्टिकुलर एरिया का क्या होता है कि उस टाइप का जो वेजिटेशन होता है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है। इट हैज़ वेराइटी ऑफ सॉइल्स, एलुवियल, ब्लैक, लेटेराइट, एरिड, रेड एंड येलो एंड माउंटेनियस सॉइल। एज अ रिजल्ट वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एज वेल एज फौना, ठीक है। अब जैसे पेड़ पौधे होंगे उसी के हिसाब से वहाँ पर आपको जो वाइल्ड लाइफ होती है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अभी जैसे कैमल है ना, वो राजस्थान वगैरह में देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है, बिना पानी के भी जीवन यापन अपना वो बहुत टाइम तक यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, है ना। तो हमने क्या किया है, कई सारी चीजें करी हैं। 14 तो यहाँ पर क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमने यहाँ पर स्टेब्लिश किए, तो अलग अलग लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें से अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें हैं, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना 4 आउट ऑफ दीस, ठीक है। मतलब जितने भी यहाँ पर है उनमें से कई सारे ऐसे हैं, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, कर्नाटका वगैरह वाला जो रीजन है उनको यूनेस्को ने क्या किया है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी जो है वो इंक्लूड यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। वैसे क्या है कि बुक के हिसाब से ये चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। बाकी अभी अगर हम देखेंगे आज के टाइम पीरियड पर, तो हमारे देश के बहुत सारे यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व हैं और बहुत सारे जो है उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया, लेकिन बुक के हिसाब से हमको आंसर देना है। 1992 के बाद देखोगे तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है टू मैनी बॉटनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये ईयर याद रखना, इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से साल के बाद टेक्निकल और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो बॉटनिकल गार्डन वगैरह को सरकार यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो 1992 से जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो 1992, 93 में जो है ये प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको ओरिजिनेट यहाँ पर किया गया। बहुत सारे हमारे यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। आज के टाइम पीरियड पर करीब 105 नेशनल पार्क आपको यहाँ पर हमारे देश में मिलेंगे, लेकिन बुक में कम दिए हुए, तो बुक के हिसाब से आंसर देना है। कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन वगैरह हैं, वो सेटअप किए गए हैं ताकि जो नेचुरल हेरिटेज है, वाइल्ड लाइफ है ना, और जो हमारा वेजिटेशन है उनको हम यहाँ पर कंजर्व कर सकें। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। विच रिलीफ फैक्टर अफेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, है ना। तो 2 रिलीफ फैक्टर हैं, एक लैंड हो गया, एक सॉइल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, है ना। फर्टाइल लैंड जो है उसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, और जो यहाँ पर हिली रीजन वगैरह में होते हैं उनको यहाँ पर क्या होता है कि उनको हम यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि ग्रासलैंड्स वगैरह होगा, तो कैटल ग्रेजिंग वगैरह वाली चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद सॉइल के ऊपर ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कशन कर लिया कि अलग अलग तरीके की जो सॉइल होती हैं वो यहाँ पर किस तरीके से वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस यहाँ पर करती हैं, तो उनके बारे में भी आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये रिलीफ फीचर हैं जिनके बारे में आपको ये बात यहाँ पर बतानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कौन कौन से क्लाइमेट फैक्टर है जो वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि टेम्परेचर कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर वेजिटेशन को और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे यहाँ पर अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर फोटो पीरियड, सनलाइट के बारे में भी हमने बात कर ली है ना, कि सनलाइट जहाँ पर ज़्यादा होती है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी, वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पर कम होता है वहाँ पर कम देखने को मिलेगा। फिर रेनफॉल के बारे में, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर वेजिटेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन यहाँ पर हो गया, तो प्रेसिपिटेशन का भी यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलरेडी इनके बारे में हमने छोटे क्वेश्चंस में जो है वो चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं, तो उन्हीं को क्या करना है कि आप सबको एक साथ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तभी तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि सर हमें थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है ना, या बेसिक्स थोड़े से हमें लग रहा है कि कमज़ोर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 शॉट रिवीजन जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, आप उसको देख लो, आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह भी यहाँ पर करेंगे, तो उसमें आपकी जो पर्सनल डाउट्स हैं उनको भी यहाँ पर मैं टैकल करूँगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है वो और अच्छी तरीके से बताई जा सके कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, मॉइस्ट डिसिडुअस और ड्राई डिसिडुअस, ठीक है। इसको हम वेट डिसिडुअस भी यहाँ पर कह सकते हैं, मॉइस्ट बोल लो या वेट बोल लो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब आपको क्या करना है कि मॉइस्ट डिसिडुअस और ड्राई डिसिडुअस के जो है उसके बीच में अंतर बताना है। तो मॉइस्ट डिसिडुअस कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ठीक है। ड्राई डिसिडुअस कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ठीक है। जैसे ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट हो गए, है ना, ईस्टर्न स्लोप, जहाँ पर वेस्टर्न में तो क्या होगा कि बहुत बारिश होती है, ईस्टर्न स्लोप हो गया, शिवालिक, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो ड्राई डिसिडुअस है, दे कवर रेनियर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड द वेस्टर्न गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्राई डिसिडुअस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी ये रेनियर से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना है ना कि सर ये तो रेनियर लिखा हुआ है, तो रेनियर तो है ही है वो, है ना, 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश तो हो ही रही है। दे प्रोवाइड बेटर एंड मोर वैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, जिसका हम यहाँ पर फर्नीचर वगैरह में, घर बनाने वगैरह में यूज़ करेंगे। तो दे लेस इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। दे आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर
कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि ड्राई डिसिडुअस में अगर आप देखोगे ना तो एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे साल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री एरिड, अदर्स आर, ठीक है, पीपल एरिड, नीम, है ना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टीक एंड साल ट्रीज आर एंड बम्बू, शीशम एंड सैंडलवुड, ये इसमें एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और उनको कैसे यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे, डेल्टा रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जैसे सुंदरी ट्री आपको मेंशन करना है, कोकोनट, केवड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें मेंशन करिएगा, बबूल वगैरह, पाम, कैक्टस वगैरह, ये सब आपको थॉर्नी फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, डेक्कन प्लेटू वगैरह में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर बोला गया कि फाउंड इन द कोस्टल डेल्टा ऑफ रीजन, ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, आसाम वगैरह में इस तरीके के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, है ना, बस उन्हीं को क्या करना है कि डिफरेंस वगैरह के फॉर्मेट में आपको चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है भाई। चलिए अभी ये स्टेटमेंट आपको दिया है, इसको एलोबरेट करना है। एवरी स्पीसीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, जितनी भी स्पीसीज यहाँ पर हैं सबका इकोसिस्टम में कोई ना कोई जो है वो आपको रोल देखने को मिलेगा, इसको एलोबरेट करो, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इकोसिस्टम में देखोगे तो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब लोग क्या हैं आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इकोसिस्टम यहाँ पर होता है तो वो कई सालों से यहाँ पर जो है वो मिलकर बना होता है, मतलब कई साल में कई अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे होगा। जैसे इंसेक्ट वगैरह क्या होते हैं कि ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज। सम इंसेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन हार्मफुल इंसेक्ट, ठीक है, उनको खा वगैरह जाते हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह होते हैं, और उनकी वजह से मनुष्य को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जो कार्निवोरस यहाँ पर एनिमल होते हैं वो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और हर्बीवोरस एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या है कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो वेजिटेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है उसको खाते हैं। फिर जो मांसाहारी यहाँ पर एनिमल्स होते हैं वो शाकाहारी एनिमल्स को यहाँ पर खाते हैं, ठीक है। फिर डीकम्पोजर जैसे फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि ह्यूमस वगैरह से जो है वो यहाँ पर हमको प्रोवाइड करते हैं। सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है, जब बैक्टीरिया वगैरह मरते हैं तो उससे क्या होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी। एंड प्लांट्स टू इनेबल प्लांट्स टू ग्रो, जब यहाँ पर ह्यूमस मिलेगा तो जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो आपको ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम में जो भी यहाँ पर एनिमल्स होते हैं, जो भी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। तो बहुत स्वाभाविक सा यहाँ पर ये आंसर है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, जो चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पर पता है ना, कि इस तरीके से यहाँ पर इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर इलेबोरेट करना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए अब हमारा जो आखिरी सेगमेंट है वो ये है कि आपको ना आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। आपको वेजिटेशन का जो भी टाइप है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात करें, ठीक है। तो जैसे माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये माउंटेन वाला रीजन है, ठीक है, ये रीजन यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है या आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये डी वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये माउंटेन फॉरेस्ट आपको जहाँ जहाँ पर आपको माउंटेन देखने को मिलती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर बात कर लीजिए, ये हो गया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो माउंटेन है वो कहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो लोकेटेड है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो माउंटेन वाला है उधर तो माउंटेन हो गया है ना, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेस्टर्न घाट पे तमिलनाडु में, और थोड़ा सा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट को अगर आप देखोगे तो थॉर्न फॉरेस्ट बेसिकली आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो थॉर्न फॉरेस्ट आपको ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका थॉर्न फॉरेस्ट। और उसके बाद आपका ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी आपको ना ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बारिश होगी नहीं, है ना, तो इस वजह से क्या है कि ये रीजन में आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो थोड़ा सा ये कोस्टल रीजन यहाँ पर है, ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन में ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं,
ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और बाकी जो पूरा का पूरा रीजन ये सब बचा हुआ है ना, ये पूरा जो रीजन है ये क्या है, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस वाला रीजन हो गया। तो इसको हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन है, ठीक है, वो यहाँ पर है, और ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है। फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो है वो आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो ये सेकंड वाला है। फिर माउंटेन फॉरेस्ट ये रीजन, और ये रीजन यहाँ पर हो गया। मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगे, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ABCDE और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि लेबलिंग करनी है ना, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, ठीक है, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपल, मानस, तो इनको यहाँ पर ये नेशनल पार्क हैं, इनको आपको बताना है कि कहाँ पर है, ठीक है। तो आसान है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। कॉर्बेट जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये आपने उत्तराखंड लिख दिया, ठीक है। रणथंबोर जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो राजस्थान आप लिख दो, ठीक है। फिर शिवपुरी और कान्हा ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों आपको MP में देखने को मिलेंगे, ठीक है। शिवपुरी लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में MP के, और कान्हा जो है वो सदर्न पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद सिमलीपल अगर आप देखोगे तो ये उड़ीसा में है ना, तो ये हो गया आपका सिमलीपल उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद काजीरंगा और मानस ये दोनों कहाँ पर हैं, ये आपको आसाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने जो वन शॉट रिवीजन बताया है ना, उसमें लास्ट में मैंने मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। काजीरंगा, शिवपुरी, सिमलीपल, मानस वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑन दी गिवन मैप ऑफ इंडिया। मतलब इसमें क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और यहाँ पर क्या है कि और ये बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो वो आपको बताना है। अब यहाँ पर क्या है कि रंगनाथित्तू और भरतपुर बर्ड सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। तो मैप में देखिए, ये हो गया आपका रंगनाथित्तू, ठीक है। रंगनाथित्तू जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में, तो ये कर्नाटक में मार्क कर दिया है ना। उसके बाद भरतपुर है ना, या केवलादेव जो है, दोनों आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भरतपुर जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने राजस्थान में ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरिस्का, ठीक है, मुदुमलाई, राजाजी एंड दक्षिगम, ठीक है। सरिस्का, मुदुमलाई, राजाजी एंड दक्षिगम, ठीक है। तो राजाजी ये हो गया आपका उत्तराखंड में, ठीक है। दक्षिगम जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिल गया, ठीक है। और मुदुमलाई जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल गया, ठीक है, तमिलनाडु में। और सरिस्का जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिल गया, ठीक है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर दिया। तो आपको अगर लोकेशन पता होगी ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। भरतपुर राजस्थान, रंगनाथित्तू कर्नाटका, सरिस्का राजस्थान, ठीक है, मुदुमलाई तमिलनाडु, राजाजी उत्तराखंड, दक्षिगम जम्मू कश्मीर, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी आवश्यक है। तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ आपको लोकेट करनी है। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया था, और इसमें जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन यहाँ पर अच्छा लगा होगा, और जो भी क्वेश्चंस में डाउट वगैरह अगर आपके होंगे तो वो सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारा ये डाउट यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए फ्री है, आप इसमें जो है वो बिल्कुल मेंशन करें, और आपको डेफिनेटली उसका आंसर जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी हमको यहाँ पर पढ़ाया जाए, हमारे स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो हिंदी में होती है, तो इसके लिए यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो चैनल है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट आप सारे कंटेंट को जो है वो हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और भविष्य में और भी सारी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की सभी सब्जेक्ट और सभी विषय के यहाँ पर जो भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, सभी टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट जो हैं वो आपको 100% फ्री क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड हो सके और वो अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। अब हमने पूरा ज्योग्राफी का सेशन जो है वो यहाँ पर खत्म कर दिया है। अगले सेशन में हम लोग यहाँ पर सिविक्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।